रात के करीब 11:30 बजे होंगे जब मैंने पहली बार उस रास्ते का नाम सुना था। मैं तब नया नया ट्रक चलाने लगा था। उम्र कोई 25-26 की रही होगी। हिम्मत बहुत थी, नींद कम थी और पैसों की भूख उससे भी ज्यादा। मुझे लगता था कि सड़क पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, जो जितना कमजोर वो उतना डरपोक। लेकिन उस रात ढाबे पर बैठे जिन लोगों ने मुझे देखा, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं खुद अपने पैरों से किसी खाई की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं राजस्थान और गुजरात की तरफ माल लेकर जाने वाला था। कंपनी का पुराना ड्राइवर बीमार पड़ गया था, इसलिए अचानक मुझे एक लंबा रूट दे दिया गया। मालिक ने कहा, अगर ये ट्रिप सही से कर दी तो आगे से बड़े रूट तुझे ही मिलेंगे। मेरे लिए वो सुनहरा मौका था। ढाबे के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी। इंजन बंद होने के बावजूद उसकी गर्मी रात की ठंडी हवा में उठ रही थी। मैं स्टील के गिलास में चाय पकड़े बैठा था कि तभी सामने बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर ने पूछा, किधर का माल है? मैंने रूट बताया। मेरी बात सुनते ही वहां बैठे 3 आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक, जिसकी मूंछें आधी सफेद हो चुकी थीं, धीरे से बोला, अगर रात में पुराना कट लेकर जाना पड़ा तो गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी दिखे। मैं हंस पड़ा। क्यों, डकैत मिलेंगे क्या? वो आदमी मुस्कुराया नहीं, बस मेरी आंखों में देखते हुए बोला, डकैत दिख जाए तो समझो किस्मत अच्छी है। ढाबे की पीली रोशनी में उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे उसने मजाक नहीं किया हो। मैंने कहा, नाम क्या है आपका? हनुमंत। उसके पास बैठे दूसरे आदमी ने सिगरेट सुलगाई और बात पकड़ ली। भैया, नए लगते हो, सुन लो बात। उस रास्ते पर रात के बाद जो दिखता है वो हर बार इंसान नहीं होता। मैं फिर हंसा, लेकिन इस बार मेरी हंसी थोड़ी बनावटी थी। उन्होंने मुझे डराना शुरू किया। किसी ने कहा, रात के 2 बजे सफेद कपड़ों में एक औरत सड़क किनारे खड़ी मिलती है। किसी ने कहा, पुल के पास एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट मांगता है और जैसे ही गाड़ी रोको वो सामने से गायब होकर पीछे वाली सीट पर बैठा मिलता है। किसी ने कहा, पुराने स्कूल के खंडहर के पास बच्चों के रोने की आवाज आती है और जो भी उतर कर देखने गया वापस वैसा नहीं लौटा। मैंने चाय खत्म की और उठते हुए कहा, बुजुर्ग लोग नए ड्राइवरों को डराने का पुराना तरीका है ये। हनुमंत ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो बोला, डराने के लिए कहता तो हंस रहा होता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर रात के बाद कहीं कोई बच्चा, कोई औरत या कोई घायल आदमी सड़क पर दिखे, गाड़ी मत रोकना। मैंने हाथ छुड़ाया, मुस्कुराया और कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। हनुमंत ने जवाब दिया, सड़क पर जो मिलता है वो हमेशा भूत नहीं होता, कभी कभी उससे भी बुरा होता है। मैं रात करीब 12 बजे निकला। शुरू के कुछ घंटे ठीक रहे। हाईवे पर ट्रैफिक था, ढाबे थे, पेट्रोल पंप थे, रोशनी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा सड़क खाली होती गई। मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, ट्रक के हेडलाइट्स की सफेद धार और इंजन की भारी घर्र घर्र बची थी। करीब 2 बजे मैं उस हिस्से में पहुंचा जिसके बारे में सबने चेतावनी दी थी। पुराना कट। नई सड़क बाईं तरफ निकलती थी, लेकिन उसमें कुछ मरम्मत चल रही थी। मेरे जैसे भारी वाहन को पुराने रास्ते से ही भेजा जाता था। सामने एक जंग लगा बोर्ड पड़ा था जिस पर आधे अक्षर मिट चुके थे। बस इतना पढ़ा जा रहा था, सावधान, आगे सड़क संकरी। मैंने गाड़ी मोड़ी और पुराने हाईवे पर चढ़ गया। जैसे ही नई सड़क पीछे छूटी, माहौल बदल गया। मैं ये बात समझा नहीं सकता, लेकिन कुछ रास्तों में एक अजीब सी खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जिसमें इंजन की आवाज भी पराई लगने लगे। हेडलाइट्स के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। सड़क टूटी फूटी थी, दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं, हवा भी जैसे चलना भूल गई थी। मैंने रेडियो ऑन किया। पहले सिर्फ खर्र खर्र हुई, फिर अचानक बीच में एक औरत की बहुत धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। 1 सेकंड बाद रेडियो फिर शोर करने लगा। मैंने खुद को समझाया, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है, लेकिन तभी मेरे पीछे लटकी लोहे की चेन अपने आप हिलने लगी। ट्रक पूरी तरह सीधा चल रहा था, फिर भी चेन टकरा टकरा कर आवाज कर रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे अंधेरा था, सिर्फ केबिन की धुंधली परछाई, और उसी धुंधली परछाई में मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। मैंने तुरंत गर्दन घुमाई। सीट खाली थी। उस पल पहली बार मुझे हनुमंत की बात याद आई। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया।
करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे मुझे कोई सफेद चीज दिखाई दी। दूर से लगा कोई कपड़ा पेड़ में फंसा है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा वो एक औरत निकली। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, सिर झुका हुआ, एक हाथ ऊपर उठा हुआ जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक की तरफ गए। फिर ढाबे वाली बात याद आई, कुछ भी हो गाड़ी मत रोकना। मैंने सामने देखा और ट्रक बिना धीमा किए निकाल दिया। जैसे ही ट्रक उसके बराबर से गुजरा, मैंने बाईं खिड़की से एक झलक देखी। उसका चेहरा बालों के पीछे नहीं था, चेहरा था ही नहीं। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ काला गड्ढा था। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने डर के मारे खिड़की बंद की और गाड़ी और तेज कर दी। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले ही मोड़ पर वही औरत फिर खड़ी थी। इस बार सड़क के दूसरी तरफ, उसी तरह, उसी हाथ के साथ, उसी झुके सिर के साथ। मेरा गला सूख गया। ये नामुमकिन था। मैंने उसे पीछे छोड़ दिया था। सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो मेरे आगे फिर कैसे आ गई? मैंने एक बार फिर गाड़ी नहीं रोकी। इस बार जब ट्रक उसके पास से निकला तो खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्के से उंगलियां घिसी। चिक चिक चिक, जैसे नाखून कांच पर रगड़े जा रहे हों। मैंने शीशे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। करीब आधा किलोमीटर बाद आवाज बंद हुई। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक औरत की फुसफुसाहट आई। रोक क्यों नहीं रहे? मैंने झटके से सिर घुमाया। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने ट्रक नहीं रोका, रफ्तार और बढ़ा दी। सड़क लगातार सुनसान होती जा रही थी। कुछ दूर आगे एक छोटा सा पुल पड़ा। उसके नीचे सूखी नदी जैसा कुछ था। ट्रक जैसे ही पुल पर चढ़ा, मुझे सामने कोई आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो पुल के बीचों बीच खड़ा था। अगर मैं ब्रेक न लगाता तो गाड़ी उसी पर चढ़ जाती। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक घिसटते हुए रुका। सामने हेडलाइट्स में एक बूढ़ा आदमी दिखा। झुका हुआ शरीर, गंदा कुर्ता, सफेद दाढ़ी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं। दोबारा हॉर्न बजाया। तभी उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा देखकर मेरी रीढ़ बर्फ हो गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे और होठों की जगह जैसे किसी ने चेहरा फाड़ दिया हो। मैंने तुरंत गाड़ी पीछे करने की सोची, लेकिन तभी वो आदमी रेलिंग पर चढ़ा और पुल से नीचे कूद गया। मैं कुछ सेकंड वहीं जड़ हो गया। फिर मेरे अंदर का डर जिज्ञासा में बदल गया। मैंने हेडलाइट्स ऑन रखी और थोड़ा झुककर नीचे देखने की कोशिश की। नीचे सूखी नदी नहीं थी। नीचे दर्जनों गाड़ियां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से हुए हादसों के टूटे हुए ढांचे जमा हों। एक बस उल्टी पड़ी थी। 2 कारें आधी जली हुई थीं, कहीं टायर, कहीं लोहे के दरवाजे, कहीं कांच। और उन सब के बीच लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बस सबके चेहरे मेरी तरफ उठे हुए थे। हेडलाइट्स की रोशनी में उनके चेहरे एक एक करके साफ होने लगे। कोई खून से लथपथ था, किसी की गर्दन तिरछी थी, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी। एक छोटी बच्ची अपनी बाह में टूटी गुड़िया दबाए मुझे देख रही थी। और फिर नीचे खड़े उन सब लोगों ने एक साथ मुस्कुराना शुरू किया। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन ब्रेक छूटते ही मुझे एहसास हुआ इंजन बंद हो चुका था। ट्रक पुल पर खड़ा था। आसपास ऐसा अंधेरा कि हेडलाइट्स के आगे कुछ नहीं। मैंने कई बार चाबी घुमाई, इंजन घर्राया, पर चालू नहीं हुआ। मेरा सांस फूलने लगा। फिर मुझे पुल के नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, कई। टक 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 टक, जैसे दर्जनों लोग एक साथ ऊपर चढ़ रहे हों। आवाज रेलिंग के नीचे तक पहुंची, फिर ट्रक के बाहर, फिर केबिन के चारों तरफ। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रक के बॉडी पर अलग अलग जगह से थपथपाहट होने लगी। ठप ठप ठप, जैसे कई हथेलियां बाहर से धातु पर पड़ रही हों। मैं कांपते हाथों से भगवान का नाम लेने लगा और तभी बिना वजह इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक पुल पार कर गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा बस अब ये रास्ता खत्म हो जाए, लेकिन सड़क अभी बाकी थी। करीब 15-20 मिनट बाद मुझे दूर एक पीली रोशनी दिखी। लगा कोई छोटा ढाबा होगा।
मैं खुश हुआ कि चलो इंसानों की जगह पहुंचा, लेकिन पास जाने पर पता चला वो ढाबा नहीं था। एक पुरानी इमारत थी, सरकारी स्कूल जैसा ढांचा, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, लोहे का गेट आधा टूटा। अंदर बरामदे में एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। इतनी रात में, इतने सुनसान रास्ते पर स्कूल में रोशनी। मैंने ट्रक धीमा किया, तभी मुझे सड़क पर एक बच्चा दिखाई दिया। वो नंगे पांव भागता हुआ मेरी गाड़ी की तरफ आया। उसकी उम्र 10-11 साल से ज्यादा नहीं होगी। शर्ट खून से भीगी हुई थी, माथे पर गहरी चोट थी। वो रोते हुए चिल्लाया, अंकल, मेरी मम्मी अंदर है, बचा लो प्लीज। मैं वहीं जम गया। मेरे दिमाग में एक साथ दो बातें चल रही थीं। पहली, ये कोई जाल भी हो सकता है। दूसरी, अगर सच में कोई घायल है और मैं नहीं रुका तो। बच्चा ट्रक के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगा, अंकल जल्दी चलो, वो मर जाएगी। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने गाड़ी किनारे लगाई, हैंड ब्रेक खींचा, टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे अजीब ठंड महसूस हुई। मौसम ठंडा नहीं था, फिर भी हवा बर्फ जैसी थी। बच्चा बिना कुछ बोले स्कूल के गेट की तरफ भागा। मैं उसके पीछे गया। गेट के अंदर घुसते ही टिमटिमाता बल्ब तेज धीमा होने लगा। बरामदे में धूल जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्चे के पैरों के निशान नहीं बन रहे थे। मैंने आवाज दी, अरे बेटा, कहां हो? अंदर से उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैं एक कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरे के अंदर जो देखा, उससे मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। फर्श पर 5-6 लोग पड़े थे, सब मृत। एक औरत दीवार से टिक कर बैठी थी, उसका सिर पीछे लुढ़का हुआ था। एक आदमी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। 2 बच्चे एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। कमरे में खून सूख कर काला हो चुका था, लेकिन सबसे भयानक बात यह नहीं थी, सबके चेहरे मेरी तरफ थे, जैसे मेरी ही राह देख रहे हों। मैं पीछे हटने लगा, तभी मेरे पीछे वही बच्चे की आवाज आई, अंकल, मम्मी मिल गई। मैंने झटके से पलट कर देखा। दरवाजे पर वही बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, होंठ फटे हुए, माथे की चोट से ताजा खून नहीं बल्कि काली चिपचिपी चीज बह रही थी। वो मुस्कुराया। उसके दांत बहुत लंबे थे। अंदर सबको साथ चाहिए। मैं चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे के अंदर पड़े शव हिलने लगे। पहले उनकी उंगलियां हिली, फिर गर्दनें, फिर एक एक करके सब उठने लगे। उस औरत ने सिर सीधा किया, उसकी आंखें खाली थीं। वो मुझे देखकर खड़ी हो गई। दूसरे आदमी के घुटने उल्टी दिशा में मुड़े थे, फिर भी वो खड़ा हो गया। दोनों बच्चे फर्श से घिसटते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा था। उसने अपना सिर एक तरफ टेढ़ा किया और बोला, अब इतनी दूर आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा। वो पीछे नहीं गिरा, वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। फिर खुद ब खुद उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। अब वो हवा में था। मैंने आंखें बंद कर लीं, सिर झुकाया और बेतहाशा दौड़ पड़ा। बरामदा, गेट, मैदान, सड़क, कुछ नहीं देखा, बस भागता गया। ट्रक तक पहुंचा, किसी तरह चढ़ा, चाबी घुमाई। इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने दूसरी बार कोशिश की, तभी केबिन की बाईं खिड़की पर थक की आवाज आई। मैंने उधर देखा, वही बच्चा बाहर खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे स्कूल के बरामदे में वही सारे लोग खड़े थे जो कमरे के अंदर पड़े थे। सब मेरी तरफ देख रहे थे। सबके मुंह खुले हुए थे और फिर सबने एक साथ चीख मारी, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने चाबी तीसरी बार घुमाई, इंजन स्टार्ट हुआ। मैंने ट्रक सीधे आगे भगा दिया। खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा, कांच में दरार आ गई, लेकिन मैं नहीं रुका। अब मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थीं। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बार बार पीछे के शीशे में देखता और हर बार लगता कोई परछाई हिल रही है। करीब 3 बजे मुझे आखिर दूर एक पेट्रोल पंप जैसा कुछ दिखा। आधा टूटा बोर्ड, एक बंद कमरा और बाहर जलती एक लालटेन। मैंने ट्रक रोका। इस बार मुझे इंसान दिखा, एक बुजुर्ग चौकीदार। वो चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मैं लगभग कूद कर उसके पास गया और हांफते हुए पानी मांगा। उसने बिना कुछ पूछे लोटा पकड़ा दिया।
मैंने पूरा पानी एक ही सांस में पी लिया। उसने मेरी हालत देखी और पूछा, पुराने रास्ते से आए हो? मैंने सिर हिलाया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये किसको देखा? मैंने कहा, औरत, पुल पर बूढ़ा, स्कूल में बच्चा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने नजरें झुका ली। सबने देखा है। वो बुदबुदाया। मैं उसके सामने बैठ गया। अब मेरे अंदर सिर्फ डर नहीं था, जवाब जानने की भूख भी थी। मैंने पूछा, ये सब है क्या? चौकीदार ने बीड़ी बुझाई और धीमे धीमे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले ये रास्ता नया बना था, तब ट्रैफिक कम था। इधर जो स्कूल पड़ा है ना, वो कभी स्कूल नहीं था। निर्माण के दौरान वहां मजदूरों का अस्थायी कैंप था। एक रात आग लगी। कहते हैं बाहर से दरवाजे बंद थे, कई लोग अंदर ही जिंदा जल गए। मेरी सांस अटक गई। वो आगे बोला, पुल के नीचे बारिश में एक बस गिरी थी। एक ही परिवार के कई लोग थे उसमें। किसी की मदद समय पर नहीं पहुंची। और जो औरत दिखती है, कहते हैं उसका आदमी उसे इसी सड़क पर छोड़कर भाग गया था। सुबह उसकी लाश मिली थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो ये सब सच है? बूढ़ा मेरी तरफ देखकर बोला, सच और झूठ का फर्क दिन में समझ आता है। रात को सड़क अपना सच खुद बनाती है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, मैं यहां सुबह तक रुकूंगा। वो हंसा नहीं, बोला, रुक सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया हो तो जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। केबिन के अंदर लाइट बंद थी, सब शांत था। फिर भी मुझे साफ लगा कि ड्राइवर सीट के पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलक झपकी, कुछ नहीं था। मैंने चौकीदार से कहा, क्या आपके पास फोन है, नेटवर्क? उसने सिर हिला दिया। यहां फोन काम नहीं करता। मैंने पूछा, आप अकेले रहते हो यहां? उसने जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। फिर बोला, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैं वापस उसकी तरफ मुड़ा। चारपाई खाली थी, लालटेन जल रही थी, लेकिन चौकीदार गायब था। इतनी जल्दी, इतने चुपचाप, कोई आदमी ऐसे गायब नहीं हो सकता था। अब मुझे समझ आ गया, मैं जहां रुका था वो भी शायद सुरक्षित जगह नहीं थी। मैं भागकर ट्रक में बैठा, दरवाजा बंद किया। अंदर आते ही मुझे सड़ांत की तीखी गंध आई, जैसे कुछ सड़ा हुआ केबिन में रखा हो। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे वाली सीट पर मिट्टी से सने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। एक कोने में गीले बालों जैसी काली लट पड़ी थी और शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों से लिखा था, रुक क्यों नहीं गए? मैंने चीख मार दी। उसके बाद मैंने बस भागना शुरू किया। ना मैंने रफ्तार देखी, ना सड़क। बस किसी तरह उस हिस्से से बाहर निकलना था। मुझे लगता था अगर सूरज निकल आया तो सब खत्म हो जाएगा। अंधेरा ही उनकी ताकत है, लेकिन सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने घड़ी देखी, सुई 3:10 पर अटकी हुई थी। मैंने फोन देखा, स्क्रीन जली और अपने आप बंद हो गई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि मैं कितनी देर से चला रहा हूं। बाहर वही अंधेरा, वही झाड़ियां, वही टूटी सड़क, जैसे मैं गोल गोल उसी जगह घूम रहा हूं। फिर मुझे सामने कुछ रोशनी दिखी। मैं खुश हुआ, शायद आखिरकार मेन हाईवे आ गया। लेकिन नहीं, सामने वही स्कूल था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैंने ट्रक सीधे तेजी से निकालना चाहा, पर इस बार स्कूल के गेट के सामने दर्जनों लोग खड़े थे। वही लोग, वही औरत, वही बच्चा, वही बूढ़ा, और उनके पीछे जाने कितने चेहरे। सब सड़क रोक कर खड़े थे। मैंने हॉर्न दबाया, कोई नहीं हिला। मैंने और तेज हॉर्न बजाया। तभी वो बच्चा आगे आया और मुस्कुराकर बोला, अब रास्ता यहीं खत्म होता है। ये आवाज मुझे ट्रक के अंदर सुनाई दी, जैसे वो बाहर नहीं, मेरे कान के अंदर बोल रहा हो। मैंने आंखें कसकर बंद की, भगवान का नाम लिया और ट्रक सीधा आगे बढ़ा दिया। एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी चीज से टकराया हो। फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैं अस्पताल में था, सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ में सलाइन लगी थी। मेरे सामने कंपनी का मालिक बैठा था। उसने मुझे होश में आते देखा तो राहत की सांस ली। मैंने तुरंत पूछा, मैं बच गया? उसने कहा, तू मेन रोड से 10 किलोमीटर पहले बेहोश मिला था। ट्रक एक पेड़ से टकराया हुआ था। गांव वालों ने देखा तब अस्पताल लाए। मैंने पूछा, पुराना कट, स्कूल, पुल, वहां क्या हुआ? मालिक कुछ समझा नहीं।
उसने कहा, कौन सा स्कूल? वहां तो सालों से कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा आया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी कमरे में खड़ा एक स्थानीय आदमी आगे आया। उसने कहा, भाई साहब, उस रास्ते पर एक पुराना भवन है, लेकिन लोग वहां जाते नहीं। हादसे भी हुए हैं, पर जो तुमने देखा वो शायद कोई और नहीं देखना चाहेगा। मैं चुप हो गया। कुछ देर बाद पुलिस वाले आए, औपचारिक सवाल पूछे। फिर एक सिपाही ने धीरे से कहा, अजीब बात पता है, तुम्हारे ट्रक के शीशे पर बाहर से हाथों के बहुत सारे निशान मिले हैं, बच्चों के भी। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद मैंने कई हफ्तों तक ट्रक नहीं चलाया। रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही वही बच्चा दिखता, वही सफेद साड़ी वाली औरत, वही पुल के नीचे खड़े लोग। कभी कभी मुझे लगता कोई मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। कभी दीवार पर 3 बार खटखटाहट होती। एक रात मैं नींद से उठा तो देखा मेरे कमरे की खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ भाप जमी हुई थी। उस भाप पर उंगली से लिखा था, हमने रोका था। मैंने अगले ही दिन कमरा बदल दिया, शहर बदल दिया, रूट बदल दिया, लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। कई महीनों बाद जब मैंने फिर से गाड़ी उठाई तो मैंने कसम खाई कि उस तरफ कभी नहीं जाऊंगा, चाहे पैसा कितना भी मिले। फिर एक दिन संयोग से एक पुराने ढाबे पर हनुमंत मिला, वही जिसने पहली रात मुझे चेतावनी दी थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, जिंदा लौट आए? मैंने उसे सब कुछ बताया। वो ध्यान से सुनता रहा, बीच में नहीं टोका। जब मैं चुप हुआ तो उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हुआ तूने पहली बार में गाड़ी रोक रोक कर गलती की, लेकिन आखिर में भागना नहीं छोड़ा। बहुत लोग आखिर में रुक जाते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वो जगह लोगों को उनके डर के हिसाब से पकड़ती है। किसी को मदद के बहाने, किसी को दुर्घटना के बहाने, किसी को पछतावे के बहाने। अगर तू हर बार रुकता रहता तो शायद सुबह नहीं देखता। मैंने कहा, लेकिन ये सब है क्या? आत्माएं? भ्रम? कोई श्राप? हनुमंत ने चाय का गिलास नीचे रखा और बोला, सड़क पर मरे हुए लोग हमेशा मरते नहीं। कुछ रास्तों को आदत पड़ जाती है लोगों को निगलने की, फिर वो रास्ते खुद शिकार बुलाने लगते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार मुझे लगा वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, वो सच्चाई बता रहा है। आज उस घटना को कई साल हो चुके हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन रात के कुछ रास्ते मैं छोड़ देता हूं। लोग पूछते हैं, इतना अनुभवी ड्राइवर होकर भी कुछ रूट क्यों नहीं लेते? मैं हंसकर बात टाल देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हर कहानी सुनाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें अगर सच मान ली जाए तो आदमी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता। लेकिन एक बात मैं आज भी किसी नए ड्राइवर को जरूर कहता हूं, अगर कभी रात के सुनसान हाईवे पर कोई औरत लिफ्ट मांगे, कोई बूढ़ा पुल के बीच खड़ा मिले, कोई बच्चा रोते हुए कहे कि उसकी मां को बचा लो, तो इंसानियत दिखाने से पहले एक बार पीछे जरूर देखना। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको बचाने तुम उतर रहे हो वो पहले ही मर चुका हो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे ट्रक में तुम अकेले नहीं हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो एक बार मिल जाए तो फिर उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। मैंने उस रात के बाद उस रास्ते पर दोबारा कभी गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन कभी कभी लंबी रातों में जब सड़क बिल्कुल खाली हो और रेडियो अपने आप खर्र खर्र करने लगे तो मुझे अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रोक क्यों नहीं रहे? और तब मैं एक्सीलेटर और दबा देता हूं, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं हर मंजिल तक पहुंचने के लिए हर रास्ते से गुजरना जरूरी नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ छोड़े जाने के लिए बने होते हैं।